19 जुलाई 1969 को देश के 14 प्रमुख बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। माना जाता है कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक गांव-गांव तक पहुंच गए। 1991 के आर्थिक संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हम समिति बनी। इस समिति ने देश में नए निजी बैंकों को खोलने का सुझाव दिया, साथ ही बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिए भी सिफारिश की। फिलहाल सरकारी क्षेत्र के सिर्फ 12 बैंक रह गए हैं। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फरवरी 2021 में बजट पेश करते हुए आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से मामला अटक गया। अब फिर खबर आई है कि सरकार कुछ और बैंकों के निजीकरण की तैयारी कर रही है और आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर मोदी सरकार की योजना क्या है, सरकार किन बैंकों को प्राइवेटाइज कर सकती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि जब सरकारी बैंक खूब मुनाफा कमा रहे हैं तो ऐसे वक्त में सरकार इन बैंकों का निजीकरण आखिर करना क्यों चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मोदी सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए एक पैनल बना सकती है। ये पैनल उन बैंकों का नाम तय करेगा जिन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। ईटी की इस रिपोर्ट में इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों के हवाले से लिखा गया है कि केंद्र सरकार अब सरकारी बैंकों के निजीकरण पर फिर विचार कर रही है। अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने विनिवेश विभाग को 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की थी। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को कथित तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया था। एक सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि सरकार का फोकस कुछ छोटे सरकारी बैंकों के निजीकरण पर है। उदाहरण के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक जैसे छोटे बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का फैसला लिया जा सकता है। वहीं सरकार की मंशा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंकों के निजीकरण की बिल्कुल भी नहीं है। अधिकारी ने कहा कि आईडीबीआई बैंक में चल रही हिस्सेदारी बिक्री से मिली सीख से नए बैंकों के निजीकरण की रणनीति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने कहा, आईडीबीआई में हिस्सेदारी की बिक्री इसी साल होनी चाहिए। इसके मुताबिक हम तय करेंगे कि सरकार 2 अन्य बैंकों से पूरी तरह बाहर निकलना चाहती है या कुछ हिस्सेदारी बरकरार रखना चाहती है। इस बारे में हमने वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की। आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाइए तो ढेर सारे लोग होते हैं, छोटे छोटे अकाउंट वाले होते हैं, उनको सर्विस मिलती है। उनका एक मतलब जो डिजिटाइजेशन का सरकार का कार्यक्रम है, जैसे आपने बताया जनधन वगैरह है, वो सारा पब्लिक सेक्टर बैंक के जरिए ज्यादा हुआ। तो पब्लिक सेक्टर के बैंकों की जरूरत बहुत है, इस समय कम नहीं है। तो अपने पैसे कमाने के लिए वो बैंकों को बेचना चाहते हैं कि अगर बैंकों को हम बेच देंगे तो हमारे बजट में कुछ पैसा आएगा। लेकिन ये एक बड़ी शॉर्ट साइडेड पॉलिसी है, क्योंकि अभी देखा गया कोरोना काल में तो नोटबंदी के दौरान भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वही सामने आए, उन्होंने ही काम किया। लेकिन सरकार कह रही है कि ये जो आर्थिक नीतियां हैं, नई आर्थिक नीतियां सन 91 के बाद, उसमें ये है कि जो मार्केट है वो आगे होना चाहिए और जो सरकार है वो पीछे होनी चाहिए। उसके चलते हुए जब बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब इसमें खतरा ये है कि जैसे हमारे बड़े बड़े बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, आईसीआईसीआई वगैरह, वो एक तरह से इंडियन बैंक नहीं रह गए। वहां पे भी जो इक्विटी है वो ज्यादातर फॉरेन इक्विटी आ गई है। उनमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन होगा, इसका भी मतलब ये होगा कि जो फॉरेन बैंक है उनके हाथ में, फॉरेन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके हाथ में इसकी बागडोर चली जाएगी। और वो क्यों चाहते हैं इसको? क्योंकि ये जो सेविंग्स होती हैं, बैंकों का काम होता है कि जो सेविंग्स होती हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया जाए। तो जो सेविंग्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, छोटे छोटे अकाउंट से करते हैं, जहां भी होता है। जैसे गरीब प्रांत हैं, बिहार वगैरह है, वहां से वो पैसा इकट्ठा होके और वो फिर जो है बड़े बड़े शहरों में आ जाता है, बंबई में, दिल्ली में, वहां पे इन्वेस्ट होता है। तो ये जो सरकार की नीति है, ये मल्टीनेशनल बैंक के प्रेशर में, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के प्रेशर में, और खासकर जो वर्ल्ड बैंक, IMF है, उनकी नीतियों के चलते हुए ये सारा काम हो रहा है। तो सरकार एक तरफ कह रही है कि हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम तो विश्व गुरु हैं। दूसरी तरफ वो दबाव में आ जाते हैं कि फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उनके दबाव में काम करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया, प्राइवेटाइजेशन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो बैंकों की पहचान करेगी। इसमें छोटे और मझोले बैंकों के नाम शामिल हैं। बैंकों के परफॉर्मेंस और उनके लोन पोर्टफोलियो समेत कई अन्य पैरामीटर्स के आधार पर
इस कमेटी को बैंकों के नाम प्राइवेटाइजेशन के लिए तय करने होंगे। इस कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीति आयोग के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों के निजीकरण पर आगे क्यों बढ़ना चाहती है। दरअसल सरकारी बैंकों की तिजोरी खूब भर रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 9 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों ने 70,166 करोड़ रुपए का कुल मुनाफा कमाया था, जो एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले 43% ज्यादा है। इसी तरह आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते एक साल में निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में 65.4% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 में केवल 16% की ही बढ़त रही है। आपको बता दें कि 2021 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनिवेश कार्यक्रम के तहत 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। इसी साल सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2021 को संसद में पारित कराने के लिए लिस्ट किया था। हालांकि अभी तक इसे संसद में सरकार की ओर से पेश नहीं किया गया है। इस बिल के तहत सरकार 1970 और 1980 के बैंकिंग कंपनी एक्ट में संशोधन करना चाहती है। इसमें सरकारी बैंकों के अधिग्रहण और ट्रांसफर से जुड़े नियम हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट की राय ली, सुनिए उन्हें। जैसे आपने कहा कि अभी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक हो गई, पर बीच में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खराब क्यों हुई थी? खराब इसलिए हुई थी क्योंकि जो सरकार का जो दबाव रहता है बैंकों के चेयरमैन और MD के, उसके चलते हुए उन्होंने अनाप शनाप क्रोनिज्म के तहत चलते हुए लोन दे दिए। तो गलती बैंकों की नहीं है, बैंकों के कर्मचारियों की नहीं है, गलती थी तो वो सरकार की थी। पॉलिसी जो निर्देश जो देते थे कि उन्होंने क्यों दबाव डाला, पैसा दिया। अगर उन्होंने पैसा दिया और बिना ड्यू डिलिजेंस के, तो वो तो फिर जब बैड डेट हो ही जाएगा, क्योंकि जो जिसको पैसा मिला वो सोचेगा ये तो अब हमें पैसा मिल गया, इसको तो लौटाने नहीं पड़ेगा। तो ये सवाल ये है कि हमको बैंकों को सही तरह से कैसे चलाना है। तो जैसे कि हुआ था कि एक BBB करके हुआ था, बैंकिंग बोर्ड, कि जो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो चेयरमैन हैं, वो सरकार डायरेक्टली नहीं नियुक्त करेगी, वो ये BBB करेगा। तो सरकार की मंशा नहीं है। तो सरकार या तो चाहती है कि बैंकों पे कंट्रोल मेरा बना रहे, या वो चाहती है कि जब प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन जनता की बात सोचनी चाहिए। बैंकों के पब्लिक से प्राइवेट होने में जनता को जो बड़ा नुकसान हुआ, खासकर जो गरीब लोग हैं, छोटे किसान हैं, जिनको अभी कुछ तो लोन मिल जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो वो फिर कुछ लोन नहीं देगा, वो परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो नीति है, ये नीति प्रो कॉर्पोरेट, प्रो मल्टीनेशनल, प्रो वर्ल्ड बैंक है, और आम जनता की उसमें आवाज नहीं है। जब बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है तो उनका शेयर मार्केट में दाम भी बढ़ गया है, और उससे सरकार को लगता है कि हमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा। पहले इतना पैसा जो निजीकरण से नहीं मिलना था जितना कि अब जो डिसइन्वेस्टमेंट से मिलेगा। तो इसलिए खासकर सरकार चाहती है कि वो इस समय बेच दे जबकि दाम बढ़े हुए हैं, तो उनका जो प्रॉफिट जो बढ़ा है उसी का फायदा वो उठा रहे हैं, है ना। तो हालांकि ये कहना चाहिए कि अब प्रॉफिट बढ़ गया है तो सरकार उससे डिविडेंड के फॉर्म पे पैसा लेती रहेगी, उसका जो जनता का फायदा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरकार जनता की तरफ नहीं ध्यान दे रही। सरकार ध्यान दे रही कि कॉर्पोरेट्स क्या चाहते हैं, मल्टीनेशनल बैंक क्या चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक क्या चाहते हैं। क्योंकि जो नई आर्थिक नीतियां हैं उनमें पब्लिक सेक्टर को खत्म करना एक उसका जो मुद्दा होता है। ये राज का खर्चा पानी दोस्तों बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।